नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन पाटीदार आकार आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। प्री की दृष्टि से, मेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लेक्चर का नाम है कोशिका विज्ञान। इसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, उनकी संरचना का हम अध्ययन करेंगे, उसके अंगों का भी हम अध्ययन करेंगे और उन अंगों के क्या क्या कार्य हैं इन सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोशिका विज्ञान या कोशिका। कोशिका विज्ञान या कोशिका की यदि हम बात करते हैं तो विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका का अध्ययन करती है इसे साइटोलॉजी कहा जाता है। हम जानते हैं जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा था, विज्ञान के क्षेत्र में कहीं अध्ययन हो रहे थे और वर्तमान समय में प्रत्येक छोटी से छोटी चीज के अध्ययन के लिए भी विज्ञान की एक अलग ही शाखा बनी हुई है। तो उसी प्रकार से कोशिका का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है, इसको हम जिस नाम से जानते हैं उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। बात करते हैं इस कोशिका की, तो इस कोशिका की जो खोज है यह सबसे पहले एक अंग्रेज वैज्ञानिक जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, एक वैज्ञानिक जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले कार्क में उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना को देखा और इस हेक्सागोनल संरचना को देखने के बाद में उसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ही उसने उसे कोशिका नाम दिया। इस कारण से कोशिका विज्ञान का जो पिता है यह रॉबर्ट हुक को कहा जाता है और इसका अर्थ भी यही है कि सबसे पहले कोशिका की जो खोज है यह जिस वैज्ञानिक ने की है उस वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कोशिका की खोज किसने की है, तो कोशिका की खोज जो है यह रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की है। अगली चीज, रॉबर्ट हुक ने कार्क में मधुमक्खी के छत्ते के समान हेक्सागोनल संरचना को देखा और इसी संरचना को उन्होंने कोशिका नाम दिया। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने सर्वप्रथम कार्क में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना को देखा और इसी को नाम दिया कोशिका। आगे हम देखते हैं, सर्वप्रथम कोशिका संबंधी कार्यों में अध्ययन करने के कारण ही कोशिका विज्ञान का जो पिता है यह रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। इस पूरी बात का अर्थ यह है कि सबसे पहले कोशिका की खोज ही रॉबर्ट हुक ने की है और जो खोज करता है, जो उसके बारे में अध्ययन करता है, वही उसका पिता होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका विज्ञान का जो पिता है यह हम किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा जो प्रथम कोशिका की खोज की गई थी वह जीवित कोशिका नहीं थी, वह एक मृत कोशिका थी। और वास्तविक रूप से यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने संपूर्ण कोशिका को भी नहीं देखा था, वास्तव में रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति को देखा था। कोशिका के बाहर एक संरचना होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, उसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। अभी बस ये ध्यान रखना है कि वास्तव में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका भित्ति को ही देखा गया था। बात करते हैं पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एक वैज्ञानिक जिनका नाम है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक के द्वारा ही सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की गई थी और यह जो जीवित कोशिका थी यह एक कोशिकीय जीव जिसका नाम था बैक्टीरिया। यानी कि सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज का जो श्रेय है वह जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक को, या हम यह कहें कि बैक्टीरिया की खोज किसने की है, तो बैक्टीरिया की जो खोज है यह ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसे ही पहली जीवित कोशिका की खोज माना जाता है। यहां पर यह ध्यान रखना है कि ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज तो की थी परंतु इन्होंने इसे बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था। आगे जाकर अरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक आए थे और उनके द्वारा ही इसे बैक्टीरिया नाम दिया गया था।
परंतु खोज के कारण जीवाणु विज्ञान का जो पिता है वह कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को। तो ये ध्यान रखना है, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की है और इस कारण से इन्हें हम जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। तो सबसे पहली मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, सबसे पहली जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की है। आगे हम कोशिका की ही बात करते हैं कि कोशिका होते क्या हैं। तो हम देखते हैं परिभाषा में कि सजीवों की या जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है कोशिका कहलाती है। इस बात का यह अर्थ हो गया है कि दुनिया के अंदर जितने भी सजीव हैं उन सजीवों का निर्माण ही कोशिका से होता है। यदि कोई भी जीव है और उस जीव की सबसे छोटी जो इकाई है, सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो है जिसमें स्वतः जनन का सामर्थ्य होता है, स्वतः जनन का अर्थ यह है कि वह विभाजित होकर अपनी ही जैसे नई कोशिका बनाती हैं, तो इसी को ही हम कोशिकाएं कहते हैं। और यह बात महत्वपूर्ण है कि जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो है उसे ही हम कोशिका कहते हैं। सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा है कि दुनिया के जितने भी सजीव हैं उन सभी का निर्माण ही कोशिका से होता है। आगे हम देखते हैं कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई तथा किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। जब सजीवों का निर्माण ही कोशिका से हुआ है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि सजीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, उसकी कार्यात्मक इकाई भी कोशिका है, संरचनात्मक इकाई भी कोशिका है और मूलभूत इकाई भी कोशिका ही होती है। इस पूरी परिभाषा का अर्थ यह हो गया कि दुनिया के जितने भी सजीव हैं उन सभी सजीवों का जो निर्माण है वह कोशिका से ही होता है। आगे इसी के बारे में हम और जानकारी लेते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी सजीव हैं, सजीव कोई भी हो सकते हैं। सजीव जो हैं एक मानव भी हो सकता है, सजीव जो हैं ये पादप भी हो सकते हैं, और भी कोई जंतु सजीव हो सकते हैं। तो और भी कोई दूसरे जंतु की हम बात करें तो हाथी भी सजीव है। और हम सभी जानते हैं कि सजीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है कि हाथी का जो साइज है वह अलग है, शेर का जो साइज है वह अलग है, मानव की हम बात करते हैं तो अलग है, किसी भी पादप की यदि हम बात करते हैं तो अलग है। तो आकार के आधार पर सभी जीवों में कोशिकाओं की जो संख्या है यह अलग अलग हो सकती है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे मनुष्य में कहा जाता है 5000 अरब कोशिकाएं हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हाथी में भी 5000 अरब कोशिका ही होगी या शेर में भी 5000 अरब कोशिकाएं होगी या किसी भी पादप में भी 5000 अरब कोशिकाएं होगी। बिल्कुल भी नहीं। जिस जीव की जैसी आकृति है उसके अंदर कोशिकाओं की संख्या बदलती रहती है, कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जीवों की कोशिकाओं के रूप, आकार और संख्या में काफी भिन्नता होती है। कुछ कोशिकाएं बड़ी कोशिकाएं भी हो सकती हैं, कुछ कोशिकाएं छोटी कोशिकाएं भी हो सकती हैं, उनका आकार भी अलग अलग हो सकता है। तो सिंपल सी बात यहां पर यह है कि आकार की दृष्टि से सभी जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी अलग अलग होती है। आगे हम देखते हैं सजीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। यानी कि दुनिया का कोई भी सजीव हो उसकी सबसे छोटी इकाई कोशिका है। इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए हम किसी भी मानव की बात करते हैं या किसी भी हम पादप की बात करते हैं, इस मानव या पादप का सबसे छोटा टुकड़े को यदि हम बाहर निकालते हैं तो इस छोटे कण या टुकड़े को ही नाम दिया जाता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। और जब बहुत सारे छोटे छोटे कण आपस में मिलते हैं तो कोशिकाओं के समूह को ही हम ऊतक कहते हैं। और जब बहुत बहुत ऊतक आपस में मिलते हैं तो ऊतक के मिलने से अंग का निर्माण होता है। और जैसे ही अंग का निर्माण होता है तो अंग से ही
किसी भी शरीर का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पर यह कहेंगे कि शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वह कौन होती है? कोशिका होती है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं, देखें बात करते हम कोशिका की कि कोशिकाओं से ही ऊतक बनते हैं, ऊतक से ही अंग बनते हैं, अंगों से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से मानव शरीर बनता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है उसे ही हम कोशिका के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना है आप सभी को, दुनिया के जितने भी सजीव हैं उन सबकी सबसे छोटी इकाई कोशिका है और सभी सजीव जो हैं यह कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि कोशिकाओं को हम किस किस प्रकार से अलग अलग बांट सकते हैं। कोशिकाओं के आधार पर हम जीवों को भी अलग बांट सकते हैं और कोशिकाओं के आधार पर हम कोशिकाओं को भी अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एक कोशिकीय जीव। नाम से स्पष्ट हो रहा है, दुनिया का कोई भी ऐसा जीव जिसका पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना हुआ है। यदि पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना हुआ है तो ऐसे जीवों को ही हम एक कोशिकीय जीव के नाम से जानते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण है इसका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। ये जीव जो हैं सिंगल सेल के बने हुए हैं, इसलिए ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उसी प्रकार से बहुकोशिकीय जीवों की यदि हम बात करते हैं तो ऐसे जीव जिनके शरीर में बहुत कोशिकाएं होती हैं ऐसे जीवों को ही हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। पर यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, दुनिया का जीव चाहे कोई एक कोशिकीय हो या चाहे कोई भी जीव बहुकोशिकीय हो, परंतु प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति है वह एकल कोशिका से होती है। यदि एकल कोशिका से उत्पत्ति हुई और उस एकल कोशिका में विभाजन हुआ तब वह जीव जो है बहुकोशिकीय बनेगा और उस एकल कोशिका में किसी प्रकार का यदि विभाजन नहीं हुआ तो वह जीव एक कोशिकीय जीव ही रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ जीव एक कोशिकीय हैं और कुछ जीव जो हैं यह बहुकोशिकीय होते हैं। आगे हम देखते हैं इसी प्रकार से कि कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं। कोशिकाओं को भी हम दो अलग अलग प्रकार में देख सकते हैं, दो अलग अलग भागों में बांटते हैं। उसमें से पहली कोशिका को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का अर्थ यह है कि ऐसी प्रारंभिक और सरल कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं। ऐसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं, ऐसी कोशिकाओं को ही हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अब पूर्ण रूप से विकसित नहीं है इसका क्या अर्थ है? तो जब हम कोशिका का अध्ययन करेंगे और कोशिका का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कई सारे ऑर्गन्स आएंगे। कहीं पर हमें केंद्रक नजर आएगा, कहीं पर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं, कहीं पर हम राइबोसोम को देखते हैं। तो उस कोशिका में स्पष्ट कोशिकांगों का अभाव होता है और साथ ही साथ कई बार तो उस कोशिका के अंदर अंग ही उपस्थित नहीं होते हैं। तो ऐसी कोशिकाओं को ही हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है सामान्य जानकारी में कि ऐसी कोशिकाएं जो पूर्ण विकसित कोशिकाएं नहीं हैं, ऐसी कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। तो यूकैरियोटिक कोशिका का अर्थ यह होता है ऐसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित कोशिकाएं होती हैं। पूर्ण रूप से विकसित कोशिका का अर्थ यह है उनमें सुस्पष्ट हमें केंद्रक नजर आता है, राइबोसोम की संख्या भी अधिक होती है, उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वे सभी ऑर्गन्स अपना अपना कार्य जो है वह व्यवस्थित रूप से करते हैं। तो ऐसी कोशिकाओं को हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं।
तो इस बात का सामान्य अर्थ अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि कोशिकाएं भी दो प्रकार की हैं। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक को हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है यह पूर्ण विकसित कोशिका नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित कोशिका होती है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में कि जब कोशिका की खोज हो गई तो कोशिका की जो खोज है यह लगभग 1665 में हुई थी। एक अंग्रेज वैज्ञानिक जिनका नाम था रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। धीरे धीरे इस कोशिका के ऊपर कई वैज्ञानिकों ने अध्ययन किए और अध्ययन करने के बाद में लगभग 1838-1839 में दो वैज्ञानिक आते हैं। उसमें से एक वैज्ञानिक को कहा जाता है श्वान और एक वैज्ञानिक का नाम था स्लाइडेन। श्वान एवं स्लाइडेन के द्वारा कोशिका का अध्ययन करने के बाद में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया और इस सिद्धांत को ही वर्तमान समय में हम जिस नाम से जानते हैं इसे कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। जी हां, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक हैं उसमें से एक का नाम है श्वान और दूसरे का नाम है स्लाइडेन। तो आइए देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या कहता है। तो बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत हमें यह बताता है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीव चाहे एक कोश की हो या जीव चाहे बहु कोश की हो, पर उसकी उत्पत्ति पहली बार एकल कोशिका से ही होती है। अगला, सभी जीवधारियों की कोशिकाओं व कोशिकाओं के उत्पादों से बनते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी जीवधारी हैं, दुनिया के अंदर जितने भी सजीव हैं, वो या तो कोशिकाओं से बने होंगे या फिर कोशिकाओं के उत्पादों से बने होते हैं। आगे, कोशिकाएं जीवधारियों के जीवन की मूलभूत इकाई होती हैं और साथ साथ यह संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाइयां भी हैं। ये हम जानते हैं कि किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक मूलभूत कार्यात्मक इकाई जो है वह कौन होती है? कोशिका होती हैं। उसी प्रकार से एक और वैज्ञानिक आए, इनका नाम था रुडोल्फ विर्चाउ। रुडोल्फ विर्चाउ के द्वारा आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया और इस आधुनिक कोशिका सिद्धांत का मत यह है कि रुडोल्फ विर्चाउ कहते हैं कि कोशिका की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। हम जानते हैं कि सबसे पहली बार एकल कोशिका का निर्माण होता है और जब उसी कोशिका का विभाजन होगा तो उस एक कोशिका से ही दो कोशिकाएं बनेगी, 2 से 4, 4 से 8। ये क्रम निरंतर जीवधारियों में चलता ही रहता है। तो इस बात की यदि हम बात करते हैं तो हम यहां पर कह सकते हैं कि रुडोल्फ विर्चाउ के अनुसार कोशिका की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही होती है। आगे हम देखते हैं इसी कोशिका के अंतर्गत, कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत कि और क्या क्या बातें हैं। तो कोशिका अपने अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है। हम जब कोशिका की बात करेंगे, कोशिका के कई ऑर्गन्स की यदि हम बात करेंगे तो उस ऑर्गन्स के अपने अपने कार्य होते हैं और अपने अपने कार्यों के साथ में हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि कोशिका के जितने भी ऑर्गन्स जो अपना कार्य कर रहे हैं उन कार्यों के ऊपर नियंत्रण स्वयं कोशिका ही रखती है। कोशिका के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होगी उन सबका जो नियंत्रण है वह कोशिका ही करती है। आगे हम बात करते हैं कोशिकीय संरचना एवं कार्यों का नियंत्रण डीएनए के द्वारा होता है। कोशिका के अंदर जब हम अध्ययन करते हैं कोशिका का तो कोशिका में हमें एक केंद्रक नजर आता है और केंद्रक के अंदर ही कुछ उलझी हुई धागे नुमा संरचनाएं भी हमें नजर आती हैं। इन उलझी हुई धागे नुमा संरचनाओं को हम गुणसूत्र के नाम से जानते हैं और गुणसूत्र जिसके बने होते हैं उसे ही हम डीएनए कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम जैसा कि हम सभी जानते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है और यह एक अनुवांशिकी पदार्थ होता है। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कोशिकीय संरचना एवं कार्यों का जो नियंत्रण है यह डीएनए के द्वारा होता है।
आगे हम देखते हैं प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि सजीवों के आकार और बनावट के आधार पर हर जीव में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है। तो चाहे किसी भी जीव में 100 कोशिका हो, किसी भी जीव में 5000 कोशिका हो, किसी भी जीव में 10,000 कोशिकाएं हैं, परंतु उस जीव के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाएं अपना अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करती हैं। एक दूसरी को कोशिकाएं एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। तो यहां पर याद रखना है कि कोशिकाओं की संख्या कितनी भी हो, परंतु प्रत्येक कोशिका जो है अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करती है। यह जो सिद्धांत है, इसे सिद्धांत को हम कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो कोशिका सिद्धांत मुख्य परीक्षा में 3 नंबर में लिखने को आ सकता है। आपको इसके बारे में कोई भी 3 पॉइंट बताना है कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है और किसने दिया था। तो हम सभी ने अभी पढ़ा कोशिका सिद्धांत जो है श्वान एवं स्लाइडेन ने दिया। इसके अंदर हम देखते हैं प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एकल कोशिका से होती है। जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो है वो कोशिका होती है। कोशिका के अंदर होने वाली जितने भी जैविक क्रियाएं हैं, उन सभी का जो नियंत्रण है यह कोशिका ही करती है। इस प्रकार की बातें आपको लिखना है। आगे हम बढ़ते हैं, इसी कोशिका के बारे में हम देखते हैं कि कोशिका की संरचना किस प्रकार से होती है। यदि हम कोशिका की बात करते हैं तो जैसा कि हम कह रहे हैं, सजीवों की सबसे छोटी इकाई जो है उसे हम कोशिका कहते हैं। और सजीव 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो सजीव पादप हो सकता है या सजीव जंतु हो सकता है। तो यहां पर पादप की यदि हम बात करते हैं और पादप की किसी कोशिका का हम अध्ययन करते हैं, तो पादपों की कोशिकाएं हमें कुछ इस प्रकार से नजर आती हैं। उसी प्रकार से किसी भी जंतु की कोशिका का यदि हम अध्ययन करते हैं तो हमें जंतु की जो कोशिका है वो कुछ इस प्रकार से नजर आती है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि कोशिकाओं की जो संरचना, कोशिकाओं को यदि हम जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कोई भी जंतु कोशिका हमें कुछ इस प्रकार से नजर आएगी और कोई भी पादप कोशिका जो है यह हमें इस प्रकार से नजर आती है। बात करते हैं किस कोशिका के अंतर्गत हम किन किन अंगों का अध्ययन करते हैं, उन अंगों के क्या क्या कार्य होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक कोशिका पादप कोशिका है, दूसरी कोशिका जंतु कोशिका है। तो पादप कोशिका की यदि हम बात करते हैं तो पादप कोशिका में बाहर की ओर आपको एक ऑर्गन्स नजर आ रहा है, इसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति की हम बात करते हैं तो कोई भी पादप कोशिका, इस पादप कोशिका के बाहर जो लेयर हम देख रहे हैं यह लेयर ही कोशिका भित्ति कहलाती है। इसी कोशिका भित्ति में कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों को हम जिस नाम से जानते हैं उसे प्लाज्मा डेस्मेटा कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कुछ और ऑर्गन्स होते हैं, जैसे बीच में एक संरचना हम देख रहे हैं, इसे केंद्रक कहा जाता है। कोशिका का मुख्य अभिकर्ता होता है केंद्रक। बिना केंद्रक के कोई कोशिका व्यवस्थित रूप से कार्य नहीं कर सकती है और कोशिका का जो मैनेजर है वह केंद्रक को ही कहा जाता है। कोशिका की प्रत्येक क्रिया पर नियंत्रण करने का जो कार्य है वह केंद्रक ही करता है। केंद्रक के अंदर फिर हम देखते हैं केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक द्रव्य के अंदर फिर गुणसूत्र होते हैं। तो इतनी सारी जानकारी हम केंद्रक के बारे में भी पढ़ेंगे और भी इसके क्या क्या कार्य हैं। उसी प्रकार से पादप कोशिका की हम बात करते हैं तो हमें हरित लवक भी नजर आता है। हम जानते हैं पादपों का सर्व प्रमुख गुण होता है हरित लवक, क्योंकि हरित लवक हैं तभी जाकर तो पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब करते हैं तभी जाकर पादप अपना भोजन बना सकते हैं। तो पादप कोशिका में हमें हरित लवक नजर आता है। उसी प्रकार से और भी ऑर्गन्स हैं जिन्हें कहा जाता है गोल्जी अपैरेटस। दूसरे ऑर्गन्स की हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक महत्वपूर्ण ऑर्गन्स होता है और इसका कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है।
भोज्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण है वह माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। और जब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बनती है, और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बनती है इसलिए ही हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, यहीं पर नाम लिखा हुआ है राइबोसोम। राइबोसोम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये किसी भी कोशिका के अंदर प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। तो जितने भी ऑर्गन्स हम देख रहे हैं इन सभी ऑर्गन्स का अपना अपना एक कार्य होता है, तो उन सभी का ही अध्ययन हमने कोशिका विज्ञान के अंतर्गत करना है। तो ये होती है एक पादप कोशिका। किसी भी पादप की सबसे छोटी इकाई का जब आप माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करते हैं तो लगभग यह हमें इस प्रकार से नजर आती है, और यहाँ पर यह ऑर्गन्स भी हम इस प्रकार से देख सकते हैं। उसी प्रकार से किसी भी जंतु की सबसे छोटी इकाई का जब हम माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करते हैं तो यह हमें कुछ इस प्रकार से नजर आता है। यहां पर एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पादप कोशिकाएं जो हैं ये अधिकांशतः आयताकार होती हैं। आयताकार की हम बात करते हैं तो आयत जैसी होती हैं, जबकि हम बात करते हैं जंतु कोशिका की तो जंतु कोशिकाएं जो हैं अधिकांशतः या तो गोलाकार होती हैं या फिर अंडाकार होती हैं। तो ये लगभग आपको यह ध्यान रखना है कि जो गोल कोशिका है वह जंतु कोशिका होती हैं, जबकि जो आयताकार कोशिका या कोई हेक्सागोनल संरचना, षटकोणीय संरचना जो होती है वह पादप कोशिका होती है। जंतु कोशिका की हम बात करते हैं तो कुछ ऑर्गन्स जंतु कोशिका में होते हैं वह पादप कोशिका में नहीं होते हैं, कुछ ऑर्गन्स जो पादप कोशिका में होते हैं वह जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण ऑर्गन्स जिसका नाम है, कहा जाता है कोशिका भित्ति। यह जो कोशिका भित्ति है यह सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन जब आप किसी भी जंतु कोशिका का अध्ययन करते हैं तो आपको कोशिका भित्ति न दिखकर आपको कोशिका झिल्ली नजर आती है। इसका अर्थ यह हो गया है यदि हमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विभेद करना है, इनको हमें अलग अलग करना है, इनकी हमें पहचान करना है, तो हम सबसे पहले किस ऑर्गन्स को देखेंगे? तो सबसे पहले देखने वाला जो ऑर्गन है उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यदि किसी भी कोशिका की बाहरी सतह पर हमें भित्ति नजर आ रही है तो वह पादप कोशिका है, जबकि हमने कोशिका झिल्ली यदि नजर आ रही है तो उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं यहां पर एक और अंग जिसका नाम है तारक केंद्र। तारक केंद्र या तारक काय की यदि हम बात करते हैं तो यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम जो है यह अंतः पाचन का काम करता है। कोशिका के अंदर बनने वाले कई प्रकार के अपशिष्टों को खाने का जो काम है यह लाइसोसोम करता है, परंतु कभी कभी लाइसोसोम जो है यह जीवित कोशिका को भी खाने लग जाते हैं। इस कारण से कोशिका की आत्महत्या की जो थैली है वह लाइसोसोम को कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि राइबोसोम जो कि हम जानते हैं प्रोटीन का निर्माण करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है यह दो प्रकार की होती हैं। उसमें से एक को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके भी अपने अपने कुछ कार्य होते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं अगला अंग जिसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य। यहां पर ध्यान रखना है कि कोशिका चाहे जंतु कोशिका हो या चाहे पादप कोशिका हो, इस कोशिका के अंदर ही कुछ द्रव्य भरा हुआ होता है। इस द्रव्य को ही हम कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। यह भी कोशिका का महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है।
अगला नाम लिखा है केंद्रक झिल्ली। जैसा कि हमने बात करी है कि कोशिका का मुख्य अभिकर्ता केंद्रक होता है, तो केंद्रक के आसपास भी जो झिल्ली होती है उस झिल्ली को ही हम केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो भी ऑर्गन्स दिख रहे हैं, इन सभी ऑर्गन्स का, इन सभी अंगों का अध्ययन हमें करना है। उनके कार्य क्या हैं, उनका भी हमें अध्ययन करना है। तो अभी आपको यहां तक यह ध्यान रखना है कि कोशिका होती क्या है। तो हमने देखा कि कोशिका जो है यह सजीवों की सबसे छोटी इकाई होती है। इस कोशिका को देखने वाले पहले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक थे। पहली जीवित कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेनहोक थे। उसके बाद दो वैज्ञानिक आए थे, उसमें से एक का नाम था श्वान और एक का नाम था स्लाइडेन। श्वान एवं स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद हम देखते हैं कि कोशिका के आधार पर भी जीव दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव, एक को हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। पर यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति है वह एकल कोशिका से होती है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं कि कोशिका फिर दो प्रकार की होती हैं। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक को हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित कोशिकाएं नहीं होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं यह पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं। आगे जाकर अब हम पढ़ेंगे कि कोशिका की संरचना क्या होती है, उनके क्या क्या अंग होते हैं और उन अंगों के क्या क्या कार्य होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं एक एक अंग और उनके क्या क्या कार्य हैं। आइए हम देखते हैं कोशिकांग। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वे छोटे छोटे अंग जिसके द्वारा कोशिका का निर्माण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो देखें, कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है और इन घटकों को ही हम कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है और कौन कौन से कोशिकांग हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, इसकी जानकारी हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो कोशिकांग है, इस पहले कोशिकांग को कहा जाता है कोशिका भित्ति। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो जब हम कोशिकाओं का माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करते हैं तो कोशिका के बाहर हमें एक संरचना नजर आती है। यह संरचना जो है यह पादपों में सेल्यूलोज की बनी होती है। मान लीजिए कोई कोशिका है, इस कोशिका के बाहर हमें जो पहली लेयर नजर आ रही है, इस पहली लेयर को ही हम जिस नाम से जानते हैं उसे ही कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति की विशेषता यह है कि यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है। आगे जो कोशिका भित्ति है यह सेल्यूलोज की बनी होती है। ये जो कोशिका के चारों ओर जो हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल हम देखते हैं, यह सेल वॉल जो है यह सेल्यूलोज का बना होता है। और सेल्यूलोज क्या होता है, तो सेल्यूलोज जो है यह पॉलीसेकेराइड्स होता है। कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, उसमें से एक को हम कहते हैं मोनोसेक्राइड्स, एक को हम कहते हैं डाइसेक्राइड्स और एक को हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो उसमें से जो सेल्यूलोज है यह एक पॉलीसेक्राइड्स होता है। आगे हम देखें कि कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। पारगम्य का अर्थ यह है कि यहां पर बड़ी आसानी से कोई भी पदार्थ अंदर आ सकते हैं और कोई भी पदार्थ यहां से बाहर जा सकते हैं। इसलिए हम यहां पर कहते हैं कि कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका में होती है, इसका गुण यह है कि यह पारगम्य होती है। आगे कोशिका भित्ति के प्रमुख कार्य की यदि हम बात करते हैं तो इसका प्रमुख कार्य यह है कि कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना और साथ ही साथ में कोशिका को यांत्रिक सहारा देना है। तो कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या हो गया, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना और साथ ही साथ कोशिका को यांत्रिक सहारा भी देना है।
ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति जो है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं होती हैं, सेल्यूलोज की बनी होती हैं, पारगम्य होती हैं। दूसरे ऑर्गन्स की यदि हम बात करते हैं तो इसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की यदि हम बात करते हैं तो जब हम किसी भी जंतु कोशिका का अध्ययन करते हैं, और हम जानते हैं कि जंतु कोशिका अधिकांशतः गोलाकार होती हैं, तो जंतु कोशिकाओं की पहली जो लेयर होती हैं, इस पहली लेयर को ही हम जिस नाम से जानते हैं, इसे कोशिका झिल्ली या इसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ध्यान रखना है, जंतु कोशिकाओं की पहली लेयर को ही हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह जो कोशिका झिल्ली है यह वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। यह फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, प्री परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली जो है यह वसा एवं प्रोटीन की बनी हुई होती है। अगली हम बात करते हैं, कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है, तो हम यहाँ पर चयनात्मक पारगम्य शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्ध पारगम्य का अर्थ यह हो गया है कि जिन पदार्थों की आवश्यकता कोशिका को है वही पदार्थ अंदर जाते हैं, बाकी ये पदार्थों को यहां पर बाहर ही रोक लेती हैं, और अपशिष्ट पदार्थों को यह अंदर से बाहर की ओर भी लाती है। इसलिए हम यहां पर यह कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली जो है पूर्ण पारगम्य न होकर कैसी होती है, अर्ध पारगम्य होती है। और जब यह अर्ध पारगम्य होती हैं तो इसका प्रमुख कार्य यह होता है कि कोशिका के अंदर एवं बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करना है। जैसा कि हम जानते हैं अर्ध पारगम्य है, चयनात्मक पारगम्य है, इसका अर्थ यही हो गया है कि जो कोशिका झिल्ली है यह कोशिका के अंदर जाने वाले और बाहर आने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। यदि हम बात करते हैं कि संरचनाएं कहां पर पाई जाती हैं, तो थोड़ा हम यहां पर इसकी संरचनाओं को देखते हैं। तो जैसा कि हमने बात करा है कोशिका भित्ति की, तो यहां पर यह जो ऑर्गन्स हमें नजर आ रहा है कोशिका भित्ति, यह कुछ इस प्रकार का होता है। कोशिका भित्ति की यदि हम बात करते हैं तो यह जो ऑर्गन है यह यहां पर हम देख पा रहे हैं इस प्रकार का। यह जो कोशिका है इस कोशिका के चारों तरफ ही, पादप कोशिका के चारों तरफ ही जो भित्ति है, इस भित्ति को ही हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। यही कोशिका भित्ति बनी होती है कौन से सेक्रेट्स की, पॉलीसेक्रेट्स की, जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं। और यही कोशिका भित्ति पूर्ण रूप से पारगम्य होती है और साथ ही साथ यह कोशिका को यांत्रिक सहारा देने का काम भी करती है। उसी प्रकार से हमने दूसरा ऑर्गन्स पढ़ा है जिसका नाम है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की हम बात करते हैं तो ये जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जंतु कोशिकाओं की पहली जो परत है इसे ही हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये कोशिका झिल्ली जो है यह बनी होती है वसा एवं प्रोटीन की। वसा एवं प्रोटीन के साथ में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि यह जो कोशिका झिल्ली है यह कैसी होती है, यह अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य होती है। और चयनात्मक पारगम्य है तो इसका प्रमुख कार्य यही हो गया, यह कोशिका के अंदर आने वाले और कोशिका से बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करती है। यह दो ऑर्गन्स होते हैं। इस प्रकार से कोशिकाओं में और भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इन ऑर्गन्स की जानकारी हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।